हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं लेक्चर नंबर 3 में सीयूईटी एग्जाम के। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समझाने को बहुत कुछ नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल बेस्ड होते हैं। स्किल बेस्ड का मतलब है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई किसी को क्रिकेट खेलना है तो ठीक है, आसान गेम है, खेल सकते हो। अब कोई कह रहा है सर मेरे को तो रेसलिंग करनी है, तो भाई रेसलिंग करने के लिए पहले बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक ठाक हाइट होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। तो कुछ नेचुरल स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेंगे। इन द सेम मैनर, ये जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जाते हैं ना, तो इसमें आपको कुछ नेचुरल स्किल्स डेवलप करना पड़ते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में। तो वो नेचुरल स्किल्स क्या है और उनको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग आपके पास अच्छे होने चाहिए। क्या? आपकी रीडिंग स्किल्स। और दोस्त मेरे, रीडिंग स्किल्स में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले तो रीडिंग स्किल्स में हमारे पास आता है रीडिंग मेमोरी। दूसरी चीज आती है रीडिंग रेंज। और तीसरी चीज आती है रीडिंग स्पीड। ये तीन चीजें अगर आपकी बढ़िया है ना, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पैरेटिव एग्जाम में आता है। बैंक क्लर्क से लेके एसएससी, बैंक पीओ, ठीक है, या फिर आपका एनडीए। एनडीए में अब कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। बाकी कैट, कोई भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लगभग सारे ही कंपैरेटिव एग्जाम से पूछा जाता है और आपके सीयूटी एग्जाम में भी आपके मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाएगा। इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है, लगभग 30% तक वेटेज इसका चला जाता है पेपर। सोचो, सिर्फ अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही कराए 30% मार्क्स आप इंग्लिश में ले आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो थोड़ा सा तेज चल रहा हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखा सकूं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रीडिंग मेमोरी पे। रीडिंग मेमोरी क्या होती है? रीडिंग मेमोरी का मतलब होता है कि आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। कहने का मतलब है, आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने गए तो आपने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा, आप कंफर्टेबल थे, सब समझ में आया। जब आप दूसरे में पहुंचे तो आप भूल गए पहले में क्या था। जब आप तीसरे में पहुंचे तो आप दूसरे और पहले का सब भूल गए, है ना, या काफी कुछ भूल गए। तो ये है आपकी रीडिंग मेमोरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि तुम बेकार आदमी हो इसलिए ऐसा हो रहा है, बस तुमने रीडिंग नहीं करी। तुमने, जब तुम रीडिंग करना शुरू करोगे, रेगुलरली रीडिंग करोगे, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, भूल जाते हो क्या मूवी? आप जब भी मूवी देखते हो आप मूवी कभी नहीं भूलते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूवी आप बहुत सारी देख चुके हैं। कितनी सारी मूवीज तो ऐसी हैं आप आधी देख के गैस कर लेंगे कि इसका एंड क्या होगा। रीजन क्या है? बिकॉज यू हैव सीन मैनी मूवीज। इन द सेम मैनर, इफ यू रीड कॉन्टिन्यूसली, इफ यू रीड, है ना, तो इफ सिर्फ रीडिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप रेगुलरली रीड करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इन द सेम मैनर हमारे पास है रीडिंग रेंज। रीडिंग रेंज का क्या मतलब होता है कि मैंने आपसे कहा भाई देखो, ये 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, फटाक से पढ़ो और बताओ इसमें क्या, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है। तुमने एकदम से बता दिया, तुम खुश हो गए। 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का दिया, तुम अनकंफर्टेबल हो गए। 1500 वर्ड का दिया, तुमसे हुआ ही नहीं, तो तुम्हारी रीडिंग रेंज कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा 1000। तो रीडिंग रेंज का मतलब होता है हाउ मच वन कैन रीड। आप पढ़ कितना सकते हैं विदाउट टेकिंग अ रेस्ट, है ना। रेस्ट का मतलब है 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, है ना, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया, सांस ले ली, फोन देख लिया। ये सब किए बिना आप लगातार कितना पढ़ सकते हैं, वो कहलाता है क्या मेरे दोस्त? रीडिंग रेंज, है ना। तो रीडिंग रेंज आपकी कैसे बढ़ेगी? अगेन पढ़ने से ही बढ़ेगी। इंजेक्शन है नहीं मार्केट में कि आप आ गए सर इंजेक्शन लगा दो, मैंने इंजेक्शन लगाया, तुमने कहा हाँ हाँ हाँ, सर मजा आ गया, रीडिंग रेंज बढ़िया हो गई। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। द सेम हैपेंस विद रीडिंग स्पीड।
अच्छा, रीडिंग स्पीड का क्या दिक्कत होती है? रीडिंग स्पीड जो होती है ना, इसी की वजह से आप ये दोनों चीजें नहीं करते, क्योंकि पढ़ने में इतना टाइम लगता है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने जाते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा पौन घंटा। आप कहोगे यार पौन घंटे मैंने एक आर्टिकल किया, इतने में तो मैं मैथ्स के कम से कम 20-25 क्वेश्चन बना लेता। और अल्टीमेटली आप क्या करते हो, उधर की तरफ चले जाते हो और कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ देते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा कंपैरेटिव एग्जाम में आता है। तो रीडिंग स्पीड पे भी आपको वर्क करना है ना। जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होती है, आप तेज तेज पढ़ पाते हैं, तेज पढ़ पाते हैं तो आपकी मेमोरी भी ठीक रहती है और आपकी रीडिंग रेंज भी सही रहती है। तो इन तीनों फैक्टर्स पे आपको काम करना है, और इन तीनों फैक्टर्स पे काम करने का एक ही तरीका है, क्या है? रीडिंग। अब तुम सोच रहे होगे सर, चलो सर कह रहे हो तो पढ़ लो, पर क्या पढ़ो? तो आपको ना रीड इन वैरायटी, जब आप वैरायटी में पढ़ते हैं तो ही आपकी अंग्रेजी ठीक होती है। मतलब कभी आप कोई नॉवेल उठा लीजिए, अब जरूरी नहीं है इस नॉवेल को पूरा खत्म करना है, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा बात के लिए छोड़ दो। ठीक है, बात का मतलब ये नहीं है 2 साल बाद, बात का मतलब है 1-2 दिन बाद। ठीक है, नॉवेल ले लो, फिर कभी कोई मैगजीन ले लो, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं हमारे पास, वो भी आप पढ़ सकते हो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आप वैरायटी में पढ़ोगे। और जब आप वैरायटी में पढ़ते हैं ना, आपके पास एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जब आप वैरायटी में पढ़ते हैं, आपके पास यू लर्न वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट एरियाज, है ना, डिफरेंट जोन से आप वर्ड्स याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नॉवेल पढ़ा लव के ऊपर, तो इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी आपकी तैयार हो जाएगी। आपने कोई मैगजीन पढ़ी इकोनॉमिक्स पे, तो आपने जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे आपके बढ़िया हो जाएंगे, है ना। अगर आप ब्लॉग्स पढ़ते हो तो जो भी सोशल सोसाइटी में सोशल चीजें चल रही हैं, है ना, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स पढ़ते हो तो यहाँ से आप सीख सकते हो। और न्यूज़पेपर तो आपको सब कुछ देता ही है, क्योंकि वो लेटेस्ट चीजों पे होता है। तो अल्टीमेटली इसको बढ़िया करने का एक ही तरीका है कि आप पढ़िए, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, अब कुछ ट्रिक्स है और कुछ और चीजें हैं जो हम गहराई से एक बार जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझते हैं। रीडिंग मतलब पढ़ के, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे क्या चाहता है? पढ़ के समझो, पढ़कर समझो। ये क्या है? ये एक एबिलिटी है कि आप रीड कर सके टेक्स्ट को, प्रोसेस कर सके उसे, एंड गेट इट्स मीनिंग, और आप इसके मीनिंग तक पहुंच सके। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एबिलिटी है कि आप रीड कर सकें, प्रोसेस कर सकें, उसके मीनिंग तक पहुंच सकें। पैसेज कॉम्प्राइज मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। तो पैसेज में होता क्या है? मुद्दे की बात, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम। तो आपको ये दो चीजें समझनी है ना, थीम और उसकी जो सपोर्टिंग डिटेल है। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी पढ़ेंगे तो बार बार सोचते रहेंगे, ध्यान रखेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मुद्दे की बात क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 30% ऑन एन एवरेज, और कहीं कहीं तो 25 से 50% वेटेज होता है इंग्लिश का। और सही बात बताऊं, अगर कैट की बात करूं मैं, तो अगर आप कैट में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बनाओगे, कुछ नहीं, जो भी आए सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे, तो आप 70+ परसेंटाइल ले आओगे। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। बट अगर आपने बना दिया तो सोचिए कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, कोई भी अच्छा कॉलेज 75+ परसेंटाइल पे मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा 70+ परसेंटाइल आपकी आ जाएगी मात्र रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में। ठीक है, साथ में एक आध क्वेश्चन PQRS का बना दिया तो मजे ही आ जाए। नेक्स्ट पेज। अब देखिए, कुछ चीजें हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये रामबाण है, ये यही तरीके हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपको वोकैब नहीं आती है, आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, आप इन्फ्रेंसेस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारी ट्रिक्स बेकार है। आप ऐसे समझ लीजिए
कि आपको बॉलिंग सीखनी है, और बॉलिंग सीखने के लिए आप जहीर खान के पास आते हैं, जहीर खान से कहते हैं भाई मुझे बॉलिंग सिखा दे। जहीर खान कहता है ठीक है मैं तुम्हें बॉलिंग सिखाऊंगा, बॉल फेंक के दिखाओ कैसे फेंकते हो। तुमने भट्टा, तुमने क्या किया, भट्टा मार दिया। भट्टा जानते हो ना, है ना, स्कूल में बोलते थे, बचपन में बोलते थे तो तू नहीं खेलेगा, तू भट्टा मार रहा है। मतलब डू नॉट हैव अ प्रॉपर बॉलिंग एक्शन। तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ही ऐसा नहीं, तुम्हारा कंधा ही नहीं घूम रहा है, तुम कोनी से बॉल फेंक रहे हो, झटका मार के, जर्क मार के बॉल फेंक रहे हो, तो वो तुम्हें कुछ सिखा पाएगा यार। तो बॉलिंग की ट्रिक्स तो वो तुम्हें तभी सिखाएगा भाई जब तुम्हारा हाथ पूरा घूमेगा, हाथ तुम्हारा ऐसे आएगा, समझ रहे हो, ये एल्बो नहीं मुड़ने चाहिए, तो आपको पता ही है। तो वो आपसे क्या कहेगा कि भाई पहले कोनी सीधी कर ले, अपनी कंधा सीख के घुमा ले, उसके बाद ही तो बॉलिंग सीखेगा। इन द सेम मैनर आपको करना चाहिए, ट्रिक्स उसी पे काम करेंगे जिसका कंधा घूमेगा, मतलब जिसको रीड करना आता है। अगर आपको रीड करना आता है अच्छे से तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नजर डाल देंगे क्वेश्चंस पे। इस पे नजर डालने से क्या होगा, यू गेट एन आइडिया ऑफ द पैसेज। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि भाई पैसेज है किस बारे में। तो फर्स्ट रीड क्वेश्चंस एंड देन मूव टू द पैसेज। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर आप पैसेज पे जाएंगे। फर्स्ट आंसर इजी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। अब मान लो आपके पास है 5 क्वेश्चंस, पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यू हैव 5 क्वेश्चंस। 5 में से एक क्वेश्चन वोकैबुलरी पे है, आपने देखते ही कर दिया, तो एक क्वेश्चन आपका वोकैब वाला हो गया, देखते ही कर दोगे। 4 क्वेश्चन बचे। पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई मैंने 4-5 में से एक कर दिया, है ना, और जब कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है तो हम और बेटर कर पाते हैं। अगला क्या है, अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड टू सेव टाइम, है ना, ये भी लोग बोलते हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जब तुम इसमें घुस जाते हो, देर लग रही है, तो तुम इसमें इतना टाइम भी निकाल देते हो जितने की जरूरत नहीं है, और अपना नुकसान कर लेते हो। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दबा के रखिए आखिर के लिए, ठीक है। जब आपने सारा काम कर लिया, आपको बचा लास्ट के 10 मिनट बचे, कर डालिए जितने क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट मतलब अ गुड स्कोर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ लोग जिनको लगता है कि भाई मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर बहुत बढ़िया है, सर मैं हमेशा इसमें 515 ठीक करता हूं। ध्यान से सुनना ये वाली बात, किसी को अगर ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सर मैं हमेशा 515 ठीक करता हूं, मेरे सारे सही होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं, तो भाई तुम इसे पहले करो, ठीक है। पहले 5 नंबर कमा लो, बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। डू नॉट स्किम थ्रू द पैसेज का मतलब है उसे ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, है ना, बस देखे जा रहे हो, हाँ ठीक है लगी थी उसके बाद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं करना है ना। यू हैव टू रीड इट थॉरोली, मतलब रीड थॉरोली। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैंने थॉरोली रीड किया है? अगर तुमने थॉरोली रीड किया है, तुम्हें 2 चीजों का कंप्लीट आइडिया होगा, बढ़िया आइडिया होगा। एक तो थीम ऑफ द पैसेज और एक टोन ऑफ द पैसेज। थीम का मतलब मैंने पहले भी बताया, सेंट्रल आइडिया, तुम्हें मुद्दे की बात पता होगी कि क्या मुद्दे की बात हुई है ना। और टोन का मतलब क्या होगा, टोन का मतलब होगा मूड ऑफ द नरेटर। टोन क्या होती है, स्टाइल या फिर मूड ऑफ द नरेटर, के कहने का अंदाज क्या था, है ना, स्टाइल या फिर मूड ऑफ द नरेटर। सो दैट्स ग्रेट। आपको, मुझे उम्मीद है आपको पांचों की पांचों बातें समझ आई होंगी, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और आज मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा ना अभी, तो बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर देंगे, मतलब बढ़िया से कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई। ये कुछ चीजें हैं जिन पे आप ध्यान देंगे और ये अक्सर आपके सीयूटी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक बार इन पर नजर डालिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये क्या खतरनाक वर्ड दे दिया आपने। देखो भाई, ये है टोन्स ऑफ द पैसेज। क्या है, टोन्स ऑफ द पैसेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोन? टोन का मतलब ही मैंने पहले बताया था कि नरेटर का अंदाज। जैसे मैंने तुमसे कहा थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ ग्रेट टास्क फॉर मी,
तो ये एक सिंपल थैंक यू हो गया। मैं बड़ा आभारी हूं तुम्हारा और तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूं। एक होता है थैंक्स, थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव डन, ये दूसरी तरह का थैंक्स है ना। तो इस तरीके से कई तरीके के थैंक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक वो लड़कियों वाले थैंक्स होते हैं, थैंक्स, ये वाला भी होता है। तो हर थैंक्स के अलग तरीके होते हैं, मुद्दा वही है पर कहने का अंदाज अलग है। तो टोन क्या है मेरे दोस्त, कहने का अंदाज है। तो पहला क्या है, आयरॉनिक और सार्केस्टिक। आयरॉनिक और सार्केस्टिक का मतलब है तुम उल्टी बात कह रहे हो, कहने का मतलब है आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ, कि राइटर कह रहा है कि दीज पॉलिटिशियंस आर द ग्रेटेस्ट पीपल, दे ऑलवेज वर्क फॉर देयर बेटरमेंट, वी सेलेक्ट देम, वी वोट देम सो दैट दे कैन डू बेटर फॉर देमसेल्व्स। ये क्या हो गया, एंड वी लव पॉलिटिशियंस मोर देन आवर लाइफ, मोर देन आवर कंट्री। तो ये क्या हो गया, ये एक आयरॉनिक और सरकास्टिक स्टेटमेंट हो गया। मैं उल्टी बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियंस का तो काम होता है कि वो देश की सेवा करें, हम कह रहे हैं हम पॉलिटिशियन की सेवा करते हैं, है ना। कहीं पॉलिटिशियन आइए नेताजी, अरे नेताजी आइए, बैठी 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 नेताजी आए भैया, ठीक है, एमएलए ले चुके हैं, ठीक है, अभी इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तेरा एडमिशन करा देंगे कॉलेज में, ऐसे, है ना। इस तरीके से हम सोचते हैं, बिना वजह की इज्जत देते हैं। तो ये क्या है, जबकि वो हमारे ही सर्वेंट होते हैं, हमारी वोट की वजह से जाएगा वो ऊपर, फिर भी हमें क्या है कि नहीं नहीं नेताजी की चापलूसी। तो ये आयरॉनिक है, सार्केस्टिक है, कुछ ऐसा व्यंग। आयरॉनिक का क्या मतलब होता है, व्यंग, जिसपे आपको हंसी आए और अजीब लगे, दैट इज सार्कास्टिक। क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस एंड क्रिटिसाइजिंग, जहां पे आप किसी को आलोचना कर रहे हो, है ना, तो क्रिटिकल इज आलोचक। तो ये सारी टोन्स हो सकती है। टोन्स का मतलब है, क्या बताया मैंने, टोन्स का मतलब बात को कहने का तरीका, स्टाइल। तो स्टाइल कैसा कैसा हो सकता है, या तो आयरॉनिक हो सकता है या फिर क्रिटिकल हो सकता है। एक और हो सकता है जिसे हम कहते हैं सजेस्टिव। सजेस्टिव का क्या मतलब है, जब आप कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे राइटर कह रहा है कि हमें आरक्षण हटा देना चाहिए और आरक्षण हटा के ये वाली पॉलिसी लगानी चाहिए, एक नई पॉलिसी बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सजेस्टिव हो गया। लॉडिटरी का क्या मतलब होता है, प्रेजिंग। प्रेजिंग जहां पे तुम किसी की तारीफ कर रहे हो। लॉडिटरी मतलब जैसे मैंने कहा, मैंने इंडिया की तारीफ करी, क्या बेहतरीन कंट्री है इंडिया, है ना। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद अ लॉट ऑफ लैंडस्केप्स, विद a lot of weathers, with a lot of seasons, and with a lot of variety of people, lot of variety of food. So India is a land of variety where you can enjoy almost every kind of life you want to live. ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये मैंने बड़ी तारीफ कर दी इंडिया की, तो ये प्रेजिंग हो गया, लॉडेटरी हो गया। इन द सेम मैनर प्रेजुडिस और बायस का क्या मतलब होता है, पार्शियल। जैसे मान लो मैं कोई आर्टिकल लिखूं और इसमें कहूं भाई मेरा धर्म सबसे महान है, मेरे धर्म से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इस बात के मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, इस बात को मैं कैसे भी साबित कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं हो क्या गया, बायस्ड हो गया, प्रेजुडिस हो गया, है ना, क्योंकि पार्शियल हो गया। किसी भी एक चीज की तरफ जब आप ज्यादा झुक जाते हैं तो आप पार्शियल हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं। डॉगमेटिक का क्या मतलब होता है, ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है जो सिद्धांत पे चलने वाला हो, प्रिंसिपल्स पे चलने वाला हो, सिद्धांत। तो कोई एक ऐसा पैसेज है जिसमें वो बिल्कुल सिद्धांत से आपको लेके चल रहा है ना, वो बता रहे भाई सिद्धांत ये है, ऐसे चलना चाहिए हमें, ये तरीका सही है, और वो पुरानी दकियानूसी बातें कर रहा है, तो क्या हो गया, डॉगमेटिक हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब हुआ, जब आपको खुद के अंदर झकवा रहा है। मेडिटेटिव जब वो आपको खुद के अंदर झकवा रहा है, जब आपसे कह रहा है क्या इंसान ऐसा नहीं होता कि उसे बहुत छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, ऐसी बातों पे गुस्सा आ जाता है जिन पे गुस्सा उसे आना ही नहीं चाहिए था, या फिर उसको ऐसी बातों पे गुस्सा आ जाता है जो उसकी ही गलती थी, उसकी गलती से हुआ। तो ये क्या कर रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करा रहा है, आपको अपने अंतर मन के बारे में सोचने पे विवश कर रहा है। और ऐसी चीजें, ऐसे जो पैसेज होते हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। पॉपुलिस्ट क्या होता है, पॉपुलिस्ट का मतलब होता है फॉर पॉपुलेशन, या फिर फॉर अ कॉज,
जैसे वो कह रहा है यार गरीबों के साथ बहुत बुरा हो रहा है ना, लगातार। अब सोचो गैस का सिलेंडर वो कैसे खरीदेंगे अगर वो 1,000 से भी महंगा बिक रहा है। ठीक है, वो तो शायद पूरे दिन में भी या पूरे 10 दिन में भी इतना नहीं कमा पाते। कुछ तो ऐसे हैं जो पता नहीं कैसे ही अपना गुजारा चला रहे होंगे। तो ये क्या है, ये पॉपुलिस्ट ओपिनियन है। जब तुम सरकार के खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ, है ना, ये सिस्टम के खिलाफ लिखते हो, लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हो, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सामने रखते हो और बताने की कोशिश करते हो कि यार ये मुद्दा है, इसको ठीक करना होगा, देन यू बिकम अ पॉपुलिस्ट। इसके बाद वर्ड आता है एथिकल। एथिकल का क्या मतलब होता है, जब वो बात कर रहा है कि तरीके क्या है, एथिक्स क्या है, मैनर्स क्या है। जैसे कि वो आपको लाइब्रेरी के मैनर्स के बारे में बता कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो कोशिश करें कि आप चप्पल उतार कर बाहर जाए। ठीक है, शूज अपने पुट ऑफ कर ले, शूज निकाल कर बाहर जाए, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएं तो याद रखें कि आपको साइलेंट रहना है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बकवास नहीं करनी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, वही किताबें पढ़नी है जो रेलेवेंट है और आपके काम की है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये एथिकल हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक जगह के एथिक्स बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। अगला हो गया एनालिटिकल। एनालिटिकल का क्या मतलब हो गया, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे आपने बताया आपके पास डेटा दिया हुआ है 10 बैंक्स का, और आपसे कहा जा रहा है ये 10 बैंक हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बिजनेस किया है। आपको बताना है इसमें से बेस्ट बैंक कौन सा है ना, या आपको देखना है, उनको एनालिसिस करना है और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो भाई ये मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि ये आपको अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। ये मीनिंग्स, ये टोन ऑप्शंस में आती है, तो कम से कम आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब ऑप्शन में आएगा तो आप इसे करते हैं। ठीक है, आसान हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पर जैसे हमने बात की पहले, एक बार ना इसके क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको घोर आइडिया हो जाए, एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि भाई इनको करना कैसे। सो हियर वी गो। हर क्वेश्चन पे मैं आपको मुश्किल से 2-3 सेकंड दूंगा, इसलिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा टाइम तो आप इसे पॉज करके भी अपने हिसाब से टाइम को बढ़ा सकते हैं। मैं तो 5 सेकंड के अराउंड दूंगा। ओके गाइस, सो हियर वी हैव द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहला पेज आपके सामने है। इसको पढ़ने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप चाहे तो इसे रोक के 2-3 मिनट भी देख सकते हैं, पर मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको। रिकॉर्डेड वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट पेज।
चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डिड शी ड्रेस प्लेनली? क्यों उसने ड्रेस किया प्लेनली? बिकॉज क्योंकि वो कुछ और खरीद ही नहीं पाई। ये साफ साफ दे रखा है पहले ही पैराग्राफ में। आइए चलते हैं और देखते हैं। शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि उससे बेहतर उसके पास था नहीं, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आराम से पहले पैराग्राफ में ही मिल गया आपको। दूसरा, व्हाई डिड शी सफर एंडलेसली? लगातार उसने, पहले एक काम करता हूँ ना, इसके मीनिंग्स बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सीधे, हाँ, तो कोई वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो बहुत आसानी है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ अपने हिसाब से जो वर्ड मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं। जैसे डेलिकेसी, डेलिकेसी का क्या मतलब होता है? सॉफ्टनेस, नजाकत जो लड़कियों में होती है उसको इसने बोला है डेलिकेसी, नजाकत, सॉफ्ट। इंस्टिंक्टिव एलिगेंस, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जो पहले से उनके इंस्टिंक्ट में है। एलिगेंस का मतलब होता है ग्रेस, चार्म, ब्यूटी, जो एक अंदाज होता है लड़कियों का, है ना, बैठने का। तुम्हें याद है स्कूल में भी जब तुम टीचर आता तुम कैसे खड़े, गुड मॉर्निंग सर, तुम ऐसे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां बड़ी तमीज से गुड मॉर्निंग सर बैठती रही, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, प्यार से अच्छे से बैठती है। तुम्हारा क्या होता है, तुम ऐसे ही बैठ गए, फिर ऐसे खड़े हो गए, बैठ ऐसे गए चेयर पे, पानी में भैंस बैठती हो। तो लड़कों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। एलिगेंस और ग्रेस हमें पता ही नहीं होती क्या है, एटलीस्ट जब तक हम स्कूल में होते हैं तो बिल्कुल नहीं पता होती, है ना। लड़कियों में होता है, थोड़ा तमीज से रहती हैं, प्यार से बात करती हैं, थोड़ा उनको अब नहीं, दे एक्चुअली दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। लड़कों का कुछ नहीं बता रही क्यों अंग्रेज बन रहा है, बैठ जाना यहीं पे बस, भारत तो तुम्हें पता ही है। आगे बढ़ते हैं आगे। एंड क्विक विट, विट का मतलब क्या होता है? विजडम, अकल, चालाकी, क्लेवरनेस। इनको पता होता है कैसे कहां पे बिहेव करना। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई देखो, ये किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है कि बड़ा प्लेनली उसने पहना है पर वो उससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, मतलब उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि बड़ी वेल्दी है। ये लड़कियां होती है ना, इनके अंदर एक नेचुरल ग्रेस होता है, नेचुरल सॉफ्टनेस होती है, जिसकी वजह से ये अमीर हो या गरीब हो, कहीं ना कुछ तो अमीर और गरीब लड़की का दोनों का मैच ही करता है। ठीक है, शी सफर्ड एंडलेसली, फीलिंग, उसने बहुत ज्यादा सफर किया है ये सोच के दैट शी वाज एंटाइटल्ड, कि उसको मिलना चाहिए थी सारी सॉफ्टनेस, सारी लग्जरी, सब कुछ जिंदगी का मिलना चाहिए था, है ना। और क्यों परेशान रहती है? शी सफर्ड बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ द हाउस एज शी लुक्ड एट द डर्टी, है ना। वॉर्न आउट का मतलब क्या है? वॉर्न आउट का मतलब है ब्रोकन, पुरानी हुई भी, आधी टूटी फूटी चेयर्स देखे उसने, डर्टी वॉल्स देखी, अगली कर्टेन्स देखे, गंदे संदे पर्दे देखे, तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है यार अमीर लड़के से शादी करेगी सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल तो परेशान है। ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, है ना। अब देखो यार होता क्या है ना, वो है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब तुम दूसरों में बुराइयां देखते हो ना तो तुम्हें लगता है मैं तो बड़ा अच्छा हूं और तुम मिजरेबल हो जाते हो। जब तुम खुद में बुराइयां देखते हो तो तुम बेटरमेंट की तरफ जाते हो और अच्छा कर लेते हो। तो ये लड़की जो है ना, ये कंपैरिजन कर रही है, ये दूसरों को देख रही है। और बड़ी सिंपल सी बात है, जब तुम दूसरों को देखोगे ना, तुम कभी कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, और किसी औरत ने नोटिस ही नहीं किया होता, पर इसकी क्लास की, मतलब जो स्टाटस इसका था उसकी, पर इसने नोटिस किया और इससे टॉर्मेंटेड है। टॉर्मेंटेड का मतलब क्या होता है? टॉर्चर्ड है, इससे उसने अपने आप को टॉर्चर कर दिया और अपने आप को क्या बना दिया? रिसेंटफुल, रिसेंटफुल मतलब सैड। द साइट ऑफ द लिटिल ब्रेंटन गर्ल, अब उसे एक छोटी सी लड़की दिखी, ठीक है, ब्रेंटन एक जगह का नाम है, ब्रेंटन गर्ल दिखी, हु डिड हर हाउस वर्क फिल्ड विद हर टेरिबल रिग्रेट्स। तो जब उसे एक लड़की देखी जो उसके घर का काम करती है, उसको देख के उसे और ज्यादा रिग्रेट हुआ और उसे होपलेस फैंटेसीज हुई, मतलब ऐसी जिसकी उम्मीद ही ना हो, ऐसे ड्रीम्स देखे उसने, कुछ भी देखा। ठीक है, शी ड्रीम्ड ऑफ साइलेंट एंटी चैम्बर्स, उसने क्या क्या देखा? उसने देखा कि भैया एंटी चैम्बर्स का मतलब होता है स्मॉल, बड़े ही शानदार रूम। तो बहुत शानदार रूम देखे जहां पे लटके हुए हो ओरिएंटल टेपेस्ट्रीज। ओरिएंटल का मतलब होता है जो ईस्ट से आया हो, ऑफ द ईस्ट। जैसे दुबई वबई से टेपेस्ट्री आती हैं, लटकी हुई होती हैं, शानदार लगती हैं, है ना। और लिट
फ्रॉम अबव बाय टॉर्चेस इन ब्रोंज होल्डर्स, मतलब जैसे डेकोरेशन होती है ना अमीरों के घर में, टेपेस्ट्री लगी हुई है, टेपेस्ट्री जानते हो, ये एक कपड़े पे बनाया हुआ कोई डिजाइन होता है जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये कह रहा है ये लटकाओ दीवार पे, उसके ऊपर टॉर्च लग रही हो ब्रॉन्ज होल्डर में, लैंप टाइप, बड़ा मस्त लगेगा, है ना, विद 2 टॉल फुटमैन इन नी लेंथ ब्रीचेस, है ना, और फिर क्या हो 2 फुट लेंथ, 2 फुटमैन कौन होते हैं, सोल्जर, और 2 सोल्जर हैं जो नी लेंथ ब्रीचेस, है ना, वो जो है नी की लेंथ तक ट्राउजर्स पहने हुए हैं। ब्रीचेस का मतलब क्या होता है, पैंट्स या फिर ट्राउजर्स पहने हुए हैं। नैप इन ह्यूज आर्म्स है, नैप का मतलब है क्या, स्लेप्ट, कि वो सो रहे हैं किसमें, बड़ी बड़ी आर्म चेयर में, फ्रॉम दी स्टोव ऑपरेसिव वार्म, है ना, एक स्टोव भी जल रहा है जिसकी गर्माहट आ रही है। तो इसने माहौल एकदम एकदम इंग्लिश माहौल अपने दिमाग में बना रखा है, एकदम ही कंफर्टेबल वाला, लेकिन वो सब इसके पास है नहीं। शी ड्रीम्ड ऑफ वास्ट लिविंग रूम्स, है ना, बड़े बड़े कमरों की बात कर रही है, सोच रही है। फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड सिल्क, फर्निश का ऐसे कर रखा है, उसे कैसे सजा रखा है, सिल्क से सजा रखा है, शानदार फर्नीचर है ना, लोडेड विद प्राइसलेस ऑर्नामेंट, ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट लगे हुए हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और बड़े रूम के अंदर ही एक छोटे छोटे रूम भी है, स्टोर रूम्स, परफ्यूम रखे हुए हैं, मेड फॉर आफ्टरनून चैट्स, आप लगाइए परफ्यूम्स, हाँ छोटे छोटे रूम्स बना रखे हैं किसके लिए, कि और उसमें परफ्यूम लगा हुआ है, खुशबू आ रही है बढ़िया सी, किसके लिए बने, कि आप दोपहर में दोस्तों के साथ बैठिए और बात करिए, और वो दोस्त भी कौन हो, जो लोग फेमस हो, ऐसे लड़के हो जिनके पीछे लड़कियां भागती हुई, सॉर्ट आफ्टर मैन, है ना, हु ऑल वुमेन एनवी एंड डिजायर, जिसमें सारी औरतें जलें, तड़पे मेरे से, ये बात ज्यादा। अब देखो शॉर्ट में बताता हूँ, इस लड़की की इच्छा ये है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हो कि सब मेरे से जलें, ये सबको जलाना चाहती है, और ये सोच के अपने आप ही चल रही है बेसिकली। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चंस। लड़के भी, है ना, फ्रेंड्स ऐसे चाहिए जो ऐसे लड़के हों जिनसे और लड़कियां जलें, ठीक है। वाई डिड शी सफर एंडलेसली, sorry, because of the poorness of house, because she entitled to all delicacies, ये आंसर हो, ये मेन मुद्दे की बात है। देखो इसमें ये वाला भी दे रखा है और ये वाला भी, पर ये मेन है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज शी नोटिस थिंग दैट नो अदर वुमेन वुड एवर नोटिस, ये यहाँ पे दिया गया है। पहली लाइन में देखिए, ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड, किसी ने नोटिस भी नहीं करी होगी। टॉर्मेंटेड हर, उसी चीजों ने उसे टॉर्मेंट किया था, उसे सफर कराया था। तो यही मुद्दे की बात है, मेन बात जो पहले आता है वही मुद्दे की बात। वॉट डिड शी नॉट ड्रीम ऑफ, किस चीज का उसने ड्रीम नहीं किया, हाँ ये उसने नहीं किया, उसने ये नहीं कहा था कि मेरी शादी ऐसे लड़कों से हो जिनसे सब शादी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो अपना दोस्त बनाना चाहती थी, ये पीछे लिखा हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे। देखिए क्या, चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स कौन हो, फेमस हो, ऐसे लड़के जिनके पीछे लड़कियां हो वो मेरे दोस्त हो, ये नहीं कि मैं उनसे शादी कर लूं, शादी वादी नहीं करनी थी लड़की को, समझ रहे हो ना, समझदार लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की ज्यादा शादी के पीछे नहीं भागती है। हाँ, वॉशरूम फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड स्किल्स, अच्छा जी हाँ, ये सब तो उसने बोला ही था, ये सब उसे चाहिए था, आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिल्ड हर विद टेरिबल रिग्रेट एंड होपफुल फैसिलिटीज, एक लड़की देखी थी उसने, ब्रैंटन गर्ल, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। द साइट ऑफ द ब्रैंटन गर्ल हु डिड हर हाउस होल्ड, तो ये भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा दिया हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेटमेंट इज ट्रू, वुमेन डोंट बिलोंग टू अ कास्ट और क्लास, ये बात बिल्कुल सही है, बाकी की बातें जो हैं वो इसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ये वाली बात मुद्दे की बात है जो उसने कही है राइटर, और ये वाली बात उसमें ऐड की है, मुद्दे की बात है ना, ये मुद्दे की बात है, यही मेन आइडिया है, इसी से रिलेटेड है, इसकी एक्सटेंशन है, तो आंसर ए हो जाए। अब आपको मुझे ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में जब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका स्कोर कितना है, अभी नहीं बताना है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, जब हम पूरा कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे।
पहले एक बार फिर से हम, ये बहुत बढ़िया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक बार देखते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे ना। अब हम एक बार इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक बार फिर से देता हूं कितना समय, 30 सेकंड का टाइम। गो फॉर इट। पहले पेज के लिए नेक्स्ट पेज। बहुत आसान। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ड्रीम्स। साफ साफ पहली लाइन में दे रखा है, ड्रीम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अंदरूनी और बाहरी दोनों सपने होते हैं। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ये क्या बता रहा है कि जो सपने होते हैं ना हमारे, वो दोनों तरीके से होते हैं, अंदरूनी भी और बाहरी। अब इसे आगे एक्सप्लेन करता है। एक बात और याद रखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो दे रखा है आप उसी के बेसिस पे आंसर देंगे। अगर आपको कुछ ज्यादा पता है सपनों के बारे में, इससे ज्यादा या इससे कुछ अलग जो यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेंशन नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा मैं ये अपनी नॉलेज भी दिखा दूं। अपनी नॉलेज आपको कभी नहीं दिखानी है, ये बात आप गार्ड बांध लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो दे रखा है, जैसे दे रखा है, आप आंसर बिल्कुल उसी के बेसिस पे करेंगे। अपनी जनरल नॉलेज, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ड्रीम्स दोनों होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। सिंस द ईगो और द डायरेक्टर इज एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो न्यूरो पाथवेज हैं वो हैव अ रन ऑफ देयर ओन, वो अपने हिसाब से चलते हैं, है ना। न्यूट्रल पाथवेज अपने हिसाब से चलते हैं। तो जो पूरे दिन के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, इसकी वजह से हमें अंदरूनी ड्रीम्स आ जाते हैं, इंटरनल ड्रीम्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल ड्रीम्स वो होते हैं, तुमने सपना देखा कि यार एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, ये एक्सटर्नल ड्रीम है। इंटरनल ड्रीम जो अपने आप दिमाग में है। However, when there is tremendous thinking, लेकिन जब हम लगातार सोचते हैं, है ना, किसी चीज के बारे में संयम रखते हैं और एक ही थॉट पे सोचते रहते हैं, कब, जब हम जागे हुए होते हैं दिन में, तो वही चीज, उसी का सोल्यूशन हमारे सपनों में अक्सर आ जाता है। हमेशा नहीं होता, 100% नहीं होता, ये बहुत कम रेयरली होता है। वेरियस ग्रेट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कम थ्रू सच ड्रीमिंग प्रोसेस। और बहुत सारी डिस्कवरीज, आपने रामानुजम का नाम सुना होगा। तो रामानुजम जो साइंटिस्ट थे वो भी यही कहते थे कि ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें, ब्लेसिंग मुझे देवी ने दी, सपने में दी। तो इट्स अप टू यू, तुम दिमाग ये बहुत तेज है भाई साहब, इसे तुम जैसा चलाओगे ना, मतलब ये तुम्हें हमेशा कंट्रोल करता है, तुम्हारे हिसाब से ये नहीं चलता, तुम इसके हिसाब से चलते हो, है ना, और बस तुम इसको ट्रेन करते हो बेसिकली।
Now, why do we not remember dreams? Have been researched by a lot of brain scientists. बहुत सारे brain scientists ने इस चीज को रिसर्च किया कि भाई ये हमें मतलब हमें सपने याद क्यों नहीं रहते। तो पता ही ये बात चली, तुम्हें सारे सपने याद नहीं रहते, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं बस दिमाग उनको रोक लेता है ना। जैसे सपने में वो आती है ना रोज, तो वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है, जब वो आती है तो वो सपना तुम्हें याद रहता है, तो बता भी देते हो उसे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या है, it is the dreams that we remember that makes life interesting. There are many theories of dreams, but we still do not know why dream and why most of the time we have random and strange dream. लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमें रैंडम और स्ट्रेंज ड्रीम क्यों आते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी तुम देखोगे, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने एक सपना देखा, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने सपना देखा कि गोल्डबर्ग से मेरा मैच रखवा दिया गया है और मैं परेशान हूँ। मैं कह रहा हूँ यार गोल्डबर्ग से क्यों मैच रखवा दिया, मतलब पता नहीं कहाँ से मैं WWE में पहुंच गया और मेरा पहला मैच है, मेरा डेब्यू है और डेब्यू में गोल्डबर्ग से। और मैं सोच रहा हूँ ये लोग पागल है यार, क्या मेरा पहला मैच ही गोल्डबर्ग से रखवा दिया इन्होंने। ठीक है, गोल्डबर्ग में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, पर मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैं गोल्डबर्ग से मिलने गया हूँ उसके कैबिन में। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उससे बात कर लूँ कि भाई देख हराना है ना तुझे, मुझे वैसी हराती है तो मारी वारी हो मत। तो मैं बात करने गया हूँ, तो मुझे लग रहा है ये तो इतना तगड़ा है भी नहीं, मतलब गोल्डबर्ग को मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे यहाँ आ रहा है, जबकि गोल्डबर्ग मुझे शायद इतना लंबा होगा, तो मेरे यहाँ आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये इसको तो शायद मैं मार सकता हूँ यार, ये तो थोड़ा सा छोटा भी है। तो ये अजीब सा रैंडम और स्ट्रेंज ड्रीम था। मैं उठा और मैं सोच रहा अरे क्या दिखा, व्हाट वाज दैट। ठीक है, मतलब मैं खुद हैरान था कि गोल्डबर्ग छोटा तगड़ा उतना ही है पर छोटा है हाइट, तो मुझे लग रहा है इसको मार लूंगा मैं। तो ये क्या था, ये क्या थी, स्ट्रेंज और रैंडम ड्रीम था अजीब सा, पता नहीं कहां से आया। और पॉसिबल आंसर में लाई इन, ये पॉसिबल आंसर कब मिलेगा, इन हाउ साइनेप्सिस बिहेव ड्यूरिंग स्लीप। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एक साइंटिफिक वर्ड है साइनेप्सिस, मतलब जो आपके ब्रेन में चलता है। तो ये मतलब एक टेक्निकल चीज है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक साइंटिस्ट बता पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा बढ़िया से। द मोर वी ड्रीम ड्यूरिंग द नाइट द लेस रेस्टफुल इज द स्लीप। आपके जानने की बात क्या है कि भाई जितना ज्यादा तुम सपने देखोगे उतनी बेकार नींद हुई है। तो एक बढ़िया नींद कौन सी होती है, जिसमें सपना कम आए, कम से कम सपने वाली बढ़िया नींद। ताकि क्या होता है, दिस हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो दिन भर तुम्हारी जान खाती है, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तू मेरे साथ ये नहीं किया, तू मुझे ये नहीं समझता, तू मुझे वैल्यू नहीं करता, तूने मतलब खून पी गई है तुम्हारा। तो अगर सपने में भी आ रही है तो नींद अच्छी नहीं होगी। अगर सपने में नहीं आ रही, तुमने कहा रात में नहीं आना और तुम आराम से सो गए, नींद बढ़िया हो गई। Besides removing the toxins from the brain, the increase of synaptic cleft may also help. कह रहा है कि जब हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी एक साइंटिफिक वर्ड है, टेक्निकल है, बायोलॉजिकल वर्ड है ना। तो कह रहा है कि टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्रेन, द इंक्रीज ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ऑल्सो हेल्प। तो अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बढ़ जाती है तो इससे क्या हो जाता है, इससे हम और ड्रीमिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा कहता है व्हाट डज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प्स इन, ये अभी हमने पढ़ा, लास्ट लाइन थी, एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे दिए हुए हैं, आप हर क्वेश्चन पे पूरे नंबर कमा सकते हैं, है ना, नीचे जाना ही नहीं, बाकी सब बेकार है, कंफ्यूजिंग है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इंपॉर्टेंट। कह रहा है ऑथर के हिसाब से व्हाट आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों, वो ड्रीम्स जो हमें याद नहीं रहते इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही होता है जो हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग होता है, तो इंटरेस्टिंग ड्रीम्स ही हमें याद रहते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी, एक्सप्लेन भी की थी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अच्छा व्हाट इज रियली रेस्टफुल स्लीप। ये पूछ रहा है सच में रेस्टफुल स्लीप कौन सी होती है। A really restful sleep is the one in which synaptic cleft is increased, नहीं, which we dreams of our past, नहीं। A really restful sleep is the one in which all the toxins of our body, ये वाली विदाउट ड्रीम्स वाली, जिसमें ड्रीम्स ना है। ये बाकी सारी चीजें तो इसी की एक्सटेंशन है, आप कभी भी एक्सटेंशन को आंसर नहीं लगाएं। याद रखिएगा मुद्दे की जो मेन बात होगी आंसर हमेशा वही होगा, है ना। इसलिए मैं आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चंस करने में भी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। जिसमें से एक ट्रिक मैंने आपको बताई
कि आप किसी भी एक्सटेंशन को आंसर नहीं लगाएंगे, जो मुद्दे की बात मेन बात होगी है ना उसी को आंसर लगाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। Why do neural pathways have a run of their own? So neural pathways का run of their own क्या है? Why do neural pathways have their run of their own? एक बार पीछे चलते हैं, न्यूरल पाथवे के बारे में बात करते हैं। यहाँ था ना न्यूरल पाथवे, यहाँ था। Since the ego or the director is absent during the sleep, the neural pathway have a run of their own. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर सो गया है। ड्यूरिंग स्लीप, आसान सा बी इज द करेक्ट। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास 10 क्वेश्चंस हो गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही किए होंगे 10 क्वेश्चन। आज की क्लास भी बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। तो वी आर गोइंग फॉर द लास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा चलिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी है मेरे पास आपके लिए। नजर डालेंगे क्वेश्चंस पे एज यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay guys, go for it here. I give you 30 seconds to read it. Next page. Okay guys, so here we go for question number 1. How did Josephine spoke to Mrs. Mallard at first? तो देखो यहां दे रखा है इसका आंसर। पहले एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन हु टोल्ड हर, वो उसकी बहन थी जोसेफिन जिसने उसे बताया ब्रोकन सेंटेंसेस में वील्ड हैंड्स। वील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, हिंट दे दे।
रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग, आधा बताया आधा छुपाया। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, तो कैसा बताया, आधा बताया आधा छुपाया। क्या बताया, हर हस्बैंड फ्रेंड, कि उसके हस्बैंड का फ्रेंड रिचर्ड वो भी वहां पे था, है ना, वो भी वहां पे था, हस्बैंड का फ्रेंड वो भी वहां पे था। इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर, इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर ऑफिस, जो न्यूज़पेपर ऑफिस में रहा था, कब, when intelligence of the railroad disaster, एक डिजास्टर हो गया था, रेल रोड डिजास्टर हो गया था, रिसीव हुआ, जिसमें ब्रेंटली मलार्ड, है ना, इसकी डेथ हो गई थी, एक एक्सीडेंट में ब्रेंटली मलार्ड की डेथ हो गई। He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram. तो ये जो था ना रिचर्ड, इसने इस बात की खबर दी है, तो इसने क्या किया, he had only taken the time, इतना ही टाइम लिया कि वो अपने आप को श्योर कर सके, समझा सके कि ये सच है, रियलिटी है, ब्रेंटली मलार्ड मर चुका है और उसके बारे में नहीं सोचना है, बाय सेकंड टेलीग्राम। एंड ही हैड हैस्टेंड टू फोरस्टॉल एनी लेस केयरफुल, ठीक है, तो इसने क्या किया, जल्दी जल्दी इसने काम किया और इसने कोशिश करी ये बिल्कुल भी केयरफुल, मतलब ही हैड हैस्टेंड टू फोरस्टॉल एनी लेस केयरफुल, तो ताकि बिल्कुल भी केयरलेस ना रहे, केयरफुल होकर इसने सारा काम कर दिया। लेस टेंडर फ्रेंड इन बियरिंग द सैड मैसेज, तो मतलब इसका था कि मतलब ये ऐसा ना लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किसी की मौत की खबर देनी है और वो तुम्हारा अपना है, तो बड़ा मुश्किल होता है, तो यही सोच रहा है कैसे बताऊं, इसने बड़ा ही मतलब हिसाब से बताया। She did not hear the story as many women have heard the same, है ना, तो ज्यादातर औरतें क्या होती हैं, वो इस तरीके से स्टोरी नहीं सुनती हैं कि उनका हस्बैंड मर गया, कोई मर गया, कैसे सुनती हैं, हाय मर गया अब मेरा क्या होगा, चूड़ियां टूटती हैं, हाथ पटकती हैं, सीना पीट लेती हैं, बट इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। With a paralyzed inability to accept its significance, है ना, she wept at once, वो एक बार बस रोई, है ना। दूसरी औरतें कैसी, एकदम पैरालाइज इनएबिलिटी हो जाती है, उनकी एबिलिटी हो जाती है, वो कुछ कर ही नहीं पाती हैं, पर जब इसने अपने हस्बैंड के बारे में सुना कि वो मर गया है, कौन, मलार्ड, तो इसने क्या किया, बस वो एक बार रोई। कैसे, विथ सडन वाइल्ड एम्बेंडमेंट, कहने का क्या मतलब हो गया, वो एक बार रोई, एकदम सडन एंड वाइल्ड अबेंडमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो, बहुत बुरी तरीके से जंगल में छोड़ दिया हो, वाइल्ड अबेंडमेंट में। इन हर सिस्टर्स आर्म, अपनी बहन के आर्म्स में रोई। व्हेन द स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ हैड स्पेंट, जब उसे लगा कि वो दुख थोड़ा सा कम हो गया है, रोके, शी वेंट अवे टू हर रूम अलोन, अकेली चली गई अपने कमरे में। शी वुड हैव नो वन फॉलो हर, कोई उसके पीछे नहीं आया। देयर स्टूड फेसिंग दी ओपन विंडो, और वहां पे क्या थी, एक ओपन विंडो थी उसके कमरे में, एक कंफर्टेबल रूमी आर्म चेयर थी, है ना। इनटू दिस शी सैंक, इस पे बैठ गई, प्रोसेस डाउन बाय फिजिकल एग्जॉस्शन, है ना। और मतलब ये जब कोई आपको दुख होता है ना, तो आप अपने आप को थका हुआ भी महसूस करते हो, तो इसको इतना ज्यादा दुख था कि ये बहुत ज्यादा थका हुआ भी महसूस कर रही थी। दैट हॉन्टेड हर बॉडी एंड सीम टू रीच इनटू हर सोल, जिससे क्या हुआ, इसकी बॉडी, जब आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो ना, अंदर से टूट जाते हो, तो फिजिकल बॉडी भी थक जाती है, अंदर से खुश होते हो तो एनर्जी भी आ जाती है, यही इसके साथ हुआ। तो शी कुड सी दी ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस, अपने घर के आगे वो क्या देख सकती थी, एक ग्राउंड पड़ा हुआ था फील्ड का, फील्ड सा स्क्वायर का मतलब है, ठीक है। द टॉप्स ऑफ द ट्रीज दैट वर ऑल एक्वर विद द न्यू स्प्रिंग लाइफ, तो ऐसा दिख रहा था कि पेड़ों में नई जिंदगी आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव व्यू से दिखा। कहीं दूर आवाज भी सुनाई दी, कोई गाना गा रहा था, है ना, कहीं पे चिड़ियां भी चिचहा रही थी, है ना, और मतलब सुंदर 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 चीजें दिखी। तो जब इसे सुंदर चीजें दिखी तो थोड़ी सी तो ये ठीक हुई होगी, अल्टीमेटली आगे जिंदगी बढ़नी है, आपको कितना बड़ा गम मिल जाए, जिंदगी तो आगे बढ़नी है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड जॉस्पिन स्पोक टू मिसेस मलार्ड एट फर्स्ट, जॉस्पिन ने कैसे बताया, सबसे पहले भैया पहली लाइन में दे रखा था, कैसे बताया, विद इन ब्रोकन सेंटेंसेस, देखो इन ब्रोकन सेंटेंसेस, बात खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉज किल्ड, कौन मर गया था, तो ब्रेंटली मलार्ड, सी इज द करेक्ट आंसर, ये भी सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है
Why would Mrs. Ballard have no one follow her? क्यों कोई मिसेस बलार्ड के पीछे नहीं आ रहा था? क्योंकि सीधी सी बात है, वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए नहीं आ रहा था. शी वॉन्टेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ. ए इज द करेक्ट आंसर. है ना, ऐ थोड़ी किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई घुसना चाह रहा था घर में, पता नहीं चल रहा था क्या है. ए इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर क्या था? सी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट ऑल शी कुड सी फ्रॉम हर विंडोज. तो विंडो से क्या देख पा रहे थे? टॉप ऑफ द ट्रीज भी दिख रहा था, ब्रीथ ऑफ द रेन भी दिख रहा था, नोट्स ऑफ डिस्टिंक्ट सॉन्ग. ये दिख थोड़ी रहा था उसे. ब्रीथ ऑफ रेन एयर ये तो महसूस कर रही थी, ये स्मेल कर रही थी, है ना. और ये क्या कर रही थी? ये हियर कर रही थी. और ये क्या कर रही थी? ये सी कर रही थी. तो आंसर सिर्फ ये ही होगा ना, क्योंकि भैया देख तो वो ट्री के टॉप से पा रही थी. गाना तुम देखते थोड़ी हो, गाना तो तुम सुनते भी हो. नेक्स्ट, हाउ डिड मिसेस मलाड रिएक्ट टू द न्यूज. न्यूज पे इसने कैसे रिएक्ट करा? शी क्राइड फॉर सम टाइम एंड देन विथड्रू फॉर हर रूम. यही तो किया था, थोड़ी देर रोई और फिर चली गई. बी. अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक डीपीपी और उसमें डिटेल्ड हिंट और सोल्यूशन आपके प्यार में आपके पास आज ही पहुंच जाएगी. वो प्रैक्टिस शीट है, वो प्रैक्टिस शीट जरूर लगा लीजिएगा. उसे मेहनत से बनाया गया है, उसमें जो क्वेश्चन है आंसर से वो जरूर लगाइएगा. आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बेहतर करना आएगा. इसके अलावा शक्ति बैच में मैंने कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं. कुछ विजय बैच में कराए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं. उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी. जरूर बताइएगा मुझे आपको क्लास कैसी रही, कैसी लगी. आज की क्लास थोड़ी छोटी है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए. मिलता हूं आपसे अगली क्लास में. पिछली क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, वो क्या आप तैयार रखिए. लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.